नमस्कार। 26 नवंबर 2024 को भारत का संविधान लागू किए जाने को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। जाहिर है इन 75 सालों में भारतीय लोकतंत्र हर लिहाज से मजबूत और विकसित हुआ है। अनुच्छेद 370 जैसी विसंगतियों को भी सुधार लिया गया है, लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी पिछले 7 दशक से अधूरे हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मसलन ऐसे सवाल कि किन संस्थानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। मसलन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रश्न है। पिछले 7 दशक में यह फैसला नहीं हो पाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक शैक्षणिक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है। पिछले सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इस प्रश्न को लेकर कई बार बहस भी हुई है, केस चलता रहा है, लेकिन हाल ही में एक 7 जजों की बेंच का 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है। इस फैसले में यह तय होना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, लेकिन इस फैसले में भी मामला जो था वो अधूरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें 2 बातें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की। पहली कि सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले 1967 का 5 जजों की बेंच का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने उसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको एक्ट के जरिए उसको स्थापित किया गया था। दूसरा जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने एक पैरामीटर स्थापित किया। पैरामीटर यह बताया गया कि किसी को भी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक अल्पसंख्यक संस्थान है, इस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भी अधूरा छोड़ दिया। आगे क्या होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूरा मामला है उसके इतिहास को पहले समझेंगे और जो नया फैसला आया है उसके बाद क्या स्थिति है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है उसके एक टाइमलाइन को समझ लेते हैं। तो 1877 में सर सैयद अहमद खान ने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाती थी। इसमें सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि मुस्लिम्स के जो पिछड़ने का कारण है उसमें मॉडर्न शिक्षा है, उस लिहाजा उनको मॉडर्न शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसी बात को देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने एक मॉडर्न कॉलेज की स्थापना की जिसमें मुस्लिम्स को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद अलग अलग कॉलेज से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री दी जाती थी। लेकिन 14 सितंबर 1920 को तत्कालीन जो अंग्रेजों की सरकार थी उन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 एक एमयू एक्ट के जरिए इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था और दूसरी कई संस्थान थे जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन और एक और संस्था था, इन तीनों को मिलाकर एएमयू एक्ट के जरिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इसमें जो गवर्निंग बॉडी थी उसमें यह कहा गया, इस एक्ट के जरिए जो गवर्निंग बॉडी है जो कि यूनिवर्सिटी कोर्ट थी, उसमें सिर्फ इस्लामिक फेथ यानी मुस्लिम के ही व्यक्ति इस गवर्निंग बॉडी में हो सकते थे। यानी गवर्निंग बॉडी थी वो इसको चलाने वाले जो लोग हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम फेथ के ही लोग हो सकते हैं। लेकिन इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में सेक्शन 13 ये कहता था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इस यूनिवर्सिटी का लॉर्ड रेक्टर होगा। यानी एक तरीके से कहा गया कि यूनिवर्सिटी कोर्ट जो है वो रोजमर्रा के काम देखेगी, लेकिन उससे भी ऊपर जो अधिकार दिया गया वो लॉर्ड रेक्टर को दिया गया। जो सेक्शन 13 था उसके सब क्लॉज 2 के तहत ये कहा गया कि लॉर्ड रेक्टर जो है उसको राइट होगा कि वो यूनिवर्सिटी में किसी भी इश्यू को लेकर किसी भी तरह का कोई आदेश जारी कर सकता है, इंस्ट्रक्शन कर सकता है, और यूनिवर्सिटी वीसी के जरिए वो जो यूनिवर्सिटी कोर्ट होगी वो उसको इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी निर्देश होगा वो उनको लागू करना होगा। यानी एक तरीके से लॉर्ड रेक्टर यानी जो कि गवर्नर जनरल होगा इंडिया का, उसको सर्वोच्च अधिकार दिया गया। इसी के अलावा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट था उसके सेक्शन 14 के दौरान
इसके नीचे एक और विजिटिंग बोर्ड बनाया गया। इस विजिटिंग बोर्ड को भी कमोबेश लॉर्ड रेक्टर के तरीके से ही उनको एक अधिकार दिए गए जो कि यूनिवर्सिटी कोर्ट से ऊपर थे। उसमें भी जो मेंबर्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नर जनरल के जो नॉमिनेशन सदस्य हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो उस प्रोविंस के जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे वो इसके सदस्य होंगे। तो वो तमाम सदस्यों को मिलाकर एक विजिटिंग बोर्ड बनाया गया। इसको भी यूनिवर्सिटी कोर्ट से ऊपर रखा गया। इनको भी अधिकार दिया गया कि वो वहां पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, अगर गड़बड़ी है तो उसके आदेश वो यूनिवर्सिटी कोर्ट को दे सकते हैं जो कि उन्हें लागू करने होंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि इस एक्ट के तहत ना तो लॉर्ड रेक्टर को और ना ही विजिटिंग बोर्ड में इनके मुस्लिम होने की बाध्यता नहीं थी। यानी जो दो सर्वोच्च लेयर थी इस यूनिवर्सिटी एक्ट में, इसमें मुस्लिम होने की बाध्यता नहीं थी। हाँ, यूनिवर्सिटी कोर्ट में मुस्लिम होना जरूरी था यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य होने के लिए। ये एक बात ध्यान रखने वाली है। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी चलती रही, लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, वहां पर नया संविधान लागू हुआ, तो 1951 में चूंकि उस एक्ट में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि नए स्ट्रक्चर में, भारत के नए संविधान के मुताबिक नए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो एक्ट लागू होना संभव नहीं था। लिहाजा 1951 में एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया और उसमें जो रिलीजियस एजुकेशन वहां छात्रों को दी जाती थी, जो कंपलसरी थी कि वहां पर जो मॉडर्न शिक्षा है वो भी दी जाएगी, लेकिन कुछ रिलीजियस एजुकेशन भी थी, उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया। साथ साथ वो क्लॉज भी हटा दिया गया कि जो यूनिवर्सिटी कोर्ट है, जो कि रोजमर्रा के काम को चलाने वाली जो हाईएस्ट बॉडी है, उसमें भी उस क्लॉज में सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं, इस चीज को भी हटा दिया गया, इस बाध्यता को भी हटा दिया गया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस वक्त जब ये संशोधन किया गया, उस वक्त देश के शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। यानी उन्हीं की देखरेख में ये सब संशोधन हुआ। उसके बाद 1965 में एक और संशोधन किया गया एमयू एक्ट में। इसमें जो गवर्निंग बॉडी है एमयू की, जो यूनिवर्सिटी कोर्ट थी, उसको सुप्रीम बॉडी के तौर पर उसको हटा दिया गया, बल्कि उसमें कई बॉडी बना दी गई, गवर्निंग बॉडी बना दी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। तो उस तरीके से ये डाइल्यूट कर दिया गया कि जो सर्वोच्च बॉडी है वो यूनिवर्सिटी कोर्ट होगी। ये 1965 का एक संशोधन एक और किया गया। लेकिन इसके बाद एक अजीज बादशाह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है 1967 में, जिसमें 1951 का अमेंडमेंट और 1965 का अमेंडमेंट, इनका विरोध किया गया, ये कहते हुए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30(1) है वो अल्पसंख्यक संस्थान बनाने का एक तरह से अधिकार देता है, और चूंकि ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है, लिहाजा दोनों ही जो संशोधन है वो गैर संवैधानिक है। इस पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस के.एन. वांचू, जस्टिस आर.एस. बचावत, वी रामास्वामी, जस्टिस जी.के. मित्तर और जस्टिस के.एस. हेगड़े, इनकी एक बेंच ने इसमें सुनवाई की और उन्होंने फैसला सुनाया कि चूंकि जब 1920 में एएमयू एक्ट के जरिए अंग्रेजों ने इसको यूनिवर्सिटी बनाया, उस वक्त जो तमाम काम हुआ, जो इसकी स्थापना हुई, दरअसल वो एएमयू एक्ट, सरकारी एक्ट के जरिए हुई और अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की। इससे पहले जो भी संस्थान थे उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी, ना कोई डिग्री देते थे। लिहाजा इसको माना जाएगा कि अंग्रेजों ने एएमयू एक्ट के जरिए बनाया, लिहाजा इसका अल्पसंख्यक संस्थान को जो दर्जा है वो नहीं बनता। यानी ये स्थापित नहीं होता कि एएमयू की जो स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई, वो मुस्लिम माइनॉरिटी की। वो ये बताता है कि वो स्थापना जो है वो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के जरिए हुई, और इस लेजिस्लेशन के का अंग्रेजों ने किया, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की कोशिश जरूर की, लेकिन यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एक्ट के जरिए बनी, इसलिए वो जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो नहीं दिया जा सकता। ये 5 जजों की बेंच ने 1967 में ये फैसला सुनाया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर से वही मुस्लिम अपीजमेंट होने की बात शुरू हुई, तो 1981 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके जरिए उसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की, यानी एएमयू एक्ट में एक और संशोधन किया गया और अंततः उसको एक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद ये अल्पसंख्यक संस्थान बनता रहा, लेकिन 2005 में ये क्या हुआ कि एएमयू ने 50% सीट जो है वो मेडिकल कोर्सेज की, पीजी मेडिकल कोर्सेज की, वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी। यहां पर फिर से हंगामा शुरू हुआ
और डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो इलीगल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में 5 जजों की बेंच ने कह दिया था कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। लिहाजा किसी 5 जजों की जो जजमेंट है उसको 1981 में जो सिर्फ संशोधन करके उसको दोबारा अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया, वो गैर संवैधानिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को अपहेल्ड किया और उन्होंने कहा कि 1967 में जो फैसला आया था वो सही था, और 1981 का जो अमेंडमेंट है वो मुस्लिम्स के स्टूडेंट्स के भी बेनिफिट में नहीं है, लिहाजा वो गैर संवैधानिक है। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था, जिसके खिलाफ तत्कालीन यूपीए सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए ये कहा कि दरअसल ये चूंकि अल्पसंख्यकों द्वारा यानी मुस्लिम द्वारा बनाई गई थी, इसलिए सरकार भी चाहती है कि इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। ये यानी 2006 में यूपीए गवर्नमेंट इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त क्या करता है कि जो डिवीजन बेंच थी जस्टिस के जी बालकृष्णन और जस्टिस डी के जैन की, वो फिलहाल क्या करती है कि जो 2005 में रिजर्वेशन लाई थी एएमयू, उस पे एक तरीके से स्टे लगा देती है, और उसके लिए जो केस है इसको लार्जर बेंच के लिए वो रेफर कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले फैसला 5 जजों की बेंच का था, इसलिए इसको लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 2016 तक इस केस में कुछ नहीं होता, और अंत में ये होता है कि जब 2016 में तब तक मोदी गवर्नमेंट आ चुकी होती है, तो एनडीए गवर्नमेंट इस बार कहती है कि वो ये पक्ष नहीं रखती जो कि पहले यूपीए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इसका अल्पसंख्यक दर्जा बना रहे। इस बार एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते कि इसका अल्पसंख्यक दर्जा इसको दिया जाए, हम मानते हैं कि जो फैसला था 1967 का वो सही था, और ऐसी स्थिति में सिर्फ यूनिवर्सिटी ही एकमात्र वो केस लड़ने के लिए बचती है कि जो अल्पसंख्यक के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है। 12 फरवरी 2019 को 3 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एल नागेश्वर राव और संजीव खन्ना को रेफर किया जाता है, जिसमें 7 जजों की बेंच बना दी जाती है। उस वक्त 3 जजों की बेंच ये फैसला करती है कि इसका फैसला 7 जजों की बेंच करेगी, क्योंकि 1967 में फैसला जो हुआ था 5 जजों की बेंच ने किया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 2023 को ये केस सीजीआई चंद्रचूड़ की उस जो बेंच है उसमें आता है, सुनवाई पूरी होती है। उस वक्त फैसला ये सुरक्षित रख लिया जाता है, और उन्हें उस वक्त सुनवाई शुरू होती है, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत, जेबी पारदेवाला और मनोज मिश्रा 7 जज मिलकर ये सुनवाई शुरू होती है, जिसका फैसला हाल ही में 8 नवंबर को आता है। इस 8 नवंबर का फैसला जो है वो मेजोरिटी 4-3 से एक मेजोरिटी फैसला आता है, जिसमें चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना, जे पारदेवाला और मनोज मिश्रा एक तरफ, और सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता और एससी शर्मा ये एक तरफ ये फैसला लेते हैं। मेजोरिटी जजमेंट ये रहता है कि जो 1967 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये आर्गुमेंट दिया गया था फैसले में कि चूंकि वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक एक्ट से स्थापित हुई थी, लिहाजा उसका दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला ये कहता है कि चूंकि वो सरकारी एक्ट से, गवर्नमेंट एक्ट से बनाई गई थी, लिहाजा उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसको मुस्लिम ने नहीं बनाया था। कोशिश उन्होंने भी की थी, लिहाजा 1967 का जो फैसला है वो उसको दरकिनार कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। यानी एक्ट से अगर कोई यूनिवर्सिटी बनती है और उसको बनाने के पीछे जो कोशिश करने वाले लोग थे वो मुस्लिम थे, तो यानी उसको माना जाएगा कि वो स्थापना करने वाले उसके मुस्लिम ही थे। दूसरा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामले में उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि भाई एक पैरामीटर हम लोग सेट कर देते हैं, उसके बाद ही फैसला हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया जाए या नहीं है। पैरामीटर तो इसमें दो, जो मौजूदा फैसला आया था उसमें 2 चीजें हुई। एक तो पैरामीटर सेट किए गए कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस कैसे दिया जाए आर्टिकल 30 के तहत, उसके पैरामीटर स्थापित किए गए, और जैसे मैंने कहा कि जो 1967 का फैसला था उसको एक तरह से दरकिनार किया जाए। तो जो पैरामीटर स्थापित किए गए वो क्या था? अब होगा ये कि जो पैरामीटर स्थापित किए गए हैं
उन पर जांचा जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उसको करने वाले कौन लोग थे, उसी पे फैक्चुअल सुनवाई होगी, उसके बाद ये फैसला होगा। तो पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स ये है कि the indicia of ideation, purpose and implementation must be satisfied. First, the idea of establishing an educational institute must have stemmed from a person or group belonging to the minority community. Second, the educational institution must be established predominantly for the benefit of minority community. And third, the steps for the implementation of the idea must have been taken by the members of the minority community. And second, the administrative setup of the educational institute must elucidate and affirm the minority character of the education institute, and it was established to protect and promote the interest of minority community. मतलब जो है, मतलब ये है कि संस्थान की स्थापना क्या जो मूल विचार आया, उसका जो उद्देश्य क्या था और उसकी स्थापना का जो कार्यान्वयन हुआ, उसमें ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। पहला संकेत क्या स्पष्ट होना चाहिए कि शैक्षणिक संस्था की स्थापना का विचार किसी भी व्यक्ति या समूह से आना चाहिए जो कि खुद अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो। दूसरा, शैक्षणिक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होना चाहिए। तीसरा, इस विचार के कार्यान्वयन के लिए जो कदम उठाए वो कदम उठाने वाले लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही होने चाहिए, किसी बाहरी व्यक्ति उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा कि शैक्षणिक संस्था के स्थापना के समय प्रशासनिक संरचना, जो प्रशासनिक बॉडी जो होगी, एजुकेशनल बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी, उसको ये स्पष्ट करना चाहिए, उसको ये पुष्टि करनी पड़ेगी कि शैक्षणिक संस्था का जो है उसको अल्पसंख्यक स्वरूप है, यानी उसको बाकायदा ये बताना पड़ेगा और अल्पसंख्यक समुदाय की हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए वो स्थापित की गई है, वो चीजें भी लीगली उनको पहले से ही स्पष्ट करनी होगी। तो ये एक पैरामीटर स्थापित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन पैरामीटर्स पर अब एएमयू को जांचा जाएगा कि जो जो बातें हैं कि भाई इसको बनाने वाले लोग सिर्फ क्या मुस्लिम थे या नहीं थे, क्या उस वक्त ये कहा गया था कि ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है, क्या उस वक्त ये बताया गया था ये सिर्फ सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ही है, क्या ये बताया गया था कि जो कोशिश जो हुई है, जो विचार आया है और जो उसके लिए कोशिश हुई है या फिर जो अंततः काम हुआ है, कार्यान्वयन हुआ है, एस्टेब्लिश की गई है, वो सिर्फ मुस्लिम्स द्वारा की गई थी या नहीं की गई थी, इसमें क्या बाकी लोग भी थी, इसके एक फैक्चुअल सुनवाई होगी, एक जांच होगी जिसकी 3 जजों की बेंच एक नए केस की सुनवाई करेगी, जिसमें सिर्फ ये फैक्ट्स देखे जाएंगे। तब ये फैसला होगा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा है या नहीं है। लेकिन इस बीच में हमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मैंने कहा कि एएमयू एक्ट के जरिए जब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, उस वक्त एएमयू एक्ट में भी ये स्पष्ट कहा गया था कि जो ऊपर जो जैसे कि जो पैरामीटर्स है उसमें कहा गया कि जो ये सिर्फ मुस्लिमों द्वारा चलाई भी मुस्लिम द्वारा जाएगी, बनाई भी जाएगी, उसमें जो रेक्टर जो भूमिका है, जो लॉर्ड रेक्टर है वो, और जो नीचे एक विजिटिंग बोर्ड बनाया गया था वो, उसमें मुस्लिम होने की बाध्यता नहीं थी। तो वहां पर ये स्पष्ट है कि इस यूनिवर्सिटी के इंसेप्शन के दौरान ये स्पष्ट था कि भाई इसको चलाने वाले लोग सिर्फ मुस्लिम नहीं हो सकते, उसमें जाहिर है अंग्रेज भी थे। तो यहाँ पर ये एक स्पष्ट नजर आता है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा के जरिए ये एक जो फैक्ट है ये भी सामने आएगा। दूसरा फैक्ट ये भी है कि इसके कार्यान्वयन में, इसको बनाने की दिशा में राजा महेंद्र प्रताप जो उस वक्त वहां के आसपास के राजा थे, उन्होंने अपनी जमीन लीज पर दी थी एएमयू को, यानी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों द्वारा की कोशिश से ये यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं हुई, इसके अलावा मुस्लिम्स के अलावा भी हिंदुओं ने भी और जाहिर है अंग्रेजों ने भी इसके लिए कोशिश की थी। लिहाजा ये नुक्ता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खारिज होता नजर आता है, जो पैरामीटर स्थापित किए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स द्वारा स्थापित होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ये भी एक बड़ा मुश्किल खड़े होने वाली है एएमयू के लिए स्थापित करने में कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स द्वारा ये आइडिया आया था, सिर्फ मुस्लिम्स ने कोशिश की और सिर्फ मुस्लिम्स की कोशिश के बाद ही ये जो संस्थान है ये बना, और बाद में बनने के बाद एएमयू एक्ट के बनने के बाद उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अल्पसंख्यक
संस्थान है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स की संवर्धन के लिए है, उनकी तरक्की के लिए है। इसमें भी बड़ी दिक्कत एएमयू को अपने आने वाले इस फैक्चुअल जो जानकारी है उसमें देने में आने वाली होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया है वो सिर्फ इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये अब सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लागू नहीं होगा। अब जो पैमाना बनाया गया है, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, इस पर हर किसी को जांच कर देखा परखा जा सकता है। देश में जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान है उसको जांचा परखा जा सकता है। और जाहिर है इस फैसले की जद में जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान भी आ सकते हैं। यानी एएमयू को अपनी लड़ाई आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो नई बेंच बनेगी उसमें नया फैसला जो होगा सिर्फ फैक्चुअल आधार पर, वो एक अलग लड़ाई है। अगर कोई जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थानों के खिलाफ भी रिट दायर करता है तो उसमें भी इन सब पैरामीटर्स पर देखा परखा जाएगा कि बाकी अल्पसंख्यक संस्थानों का भी क्या वाकई दर्जा जो है वो संवैधानिक है या नहीं है, कानूनी है या नहीं है। उसमें बाकी जो देश के तमाम अल्पसंख्यक संस्थान है वो भी इसकी जद में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के प्रश्न खड़े हो सकते हैं जिसमें पहले से जिनको मान रहे हैं कि वो अल्पसंख्यक संस्थान है उनकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। जाहिर है अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रामाणिकता का प्रश्न अभी भी खुला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है एक हिस्टोरिकल फैक्चुअल एविडेंसेस के आधार पर। नमस्कार, जय हिंद।